सभी को नमस्कार। संघ की 100 वर्षों की यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम में पधारे आप में से कुछ बंधुओं एवं बहनों ने संघ के प्रति जिज्ञासा दर्शाते हुए कुल 143 प्रश्न पूछे हैं और अनेक मौलिक सुझाव भी दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्रश्नों से आपका संघ के प्रति स्नेह और संघ को जानने का कौतूहल प्रकट होता है। जो सुझाव आए हैं उन्हें हम बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हुए पूजनीय सरसंघ चालक जी तक पहुंचा दिए हैं। बड़ी मात्रा में आए हुए प्रश्नों को हमने उनके भाव और मर्मों को ध्यान में रखकर कुल 14 कैटेगरी में वर्गीकृत करके समाहित किया है। यानी 143 प्रश्न कहीं ना कहीं इन सभी में आए हुए हैं, उनके बिंदु आए हुए हैं। मैं आपके सामने प्रथम प्रश्नों की श्रेणी बताकर प्रश्नकर्ताओं के नाम और समाहित किए हुए प्रश्न पढ़ूंगा और उसके पश्चात पूजनीय सरसंघ चालक जी उन प्रश्नों का समाधान करेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला में पहली श्रेणी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन तथा उसकी नीतियां, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज। स्वाभाविक है कि संघ जानने हेतु आप यहाँ आपका अमूल्य समय देकर आए हैं, इसलिए इस श्रेणी में बहुत सारे प्रश्न तथा सुझाव हमें प्राप्त हुए। जिन्होंने इस श्रेणी में प्रश्न पूछे हैं वह प्रश्नकर्ता है अतुल खराटे जी, हरीश भिमानी जी, सारंग गोसावी जी, अनुराग त्रिपाठी जी, महेश रसाळ जी, प्रशांत खरखर जी, डॉक्टर सुलभा कोरे, प्रसाद काठे जी, डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर हरीश कोरी, अजित केसकर जी, आशीष शाह जी। इस श्रेणी में 2 प्रश्न आए हैं। इसमें से पहला प्रश्न, संघ के स्वयंसेवक हर परिस्थिति में कैसे कार्य करते हैं? समाज में संघ के बारे में अनेक भ्रम हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए? शाखा कार्य को समयानुसार बदलना आवश्यक लगता है क्या? नई पीढ़ी के लिए इंग्लिश भाषा को संघ पद्धति में समावेश करना चाहिए क्या? पूजनीय। तो परिस्थिति तो रहती ही है, अनुकूल रहेगी या प्रतिकूल रहेगी। परिस्थिति का विचार ज्यादा करने से फायदा नहीं है कुछ। हमको जो करना है उस परिस्थिति में कैसे करना, इसका विचार करना चाहिए, उपायों का विचार करना चाहिए। स्वयंसेवक ऐसे सोचता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहे हैं, सामने आपत्ति, पीछे आपत्ति, ऊपर आपत्ति, नीचे आपत्ति, मेरा सारा जीवन आपत्ति। इससे सोचने से कोई फायदा नहीं। हाँ है, परिस्थितियां है, उसका हिसाब किताब रखना। मुझे जो करना है उस परिस्थिति में मैं कैसे कर सकूंगा, क्योंकि आखिर परिस्थितियां तो आती और जाती। आज ऐसी है, कल वैसी थी और फिर दूसरे दिन बदल जाएगी। मैं तो वही हूं जो कल था, आज है और कल रहूंगा। तो मैंने इस परिस्थिति में काम करना है, वो कैसे करना चाहिए, ऐसा विचार जब होता है तो काम आगे बढ़ता है। संघ के स्वयंसेवक ऐसा ही विचार करते हैं। तो जहां घोर विरोध था वहां भी जाके अड़ गए। धीरे धीरे काम खड़ा हुआ, कहीं जल्दी हुआ, कहीं देर लगी। तो उन्होंने परिस्थिति का विचार नहीं किया, परिस्थिति का हिसाब किताब किया। मुझे उसमें कैसे काम करना चाहिए ये सोचकर काम किया, तो हर प्रकार की परिस्थिति में से रास्ता निकल आया, संघ का काम आगे बढ़ा। अब परिस्थिति ऐसी रहती है कि लोगों के मन में नया काम है तो भ्रम रहती ही है, भ्रम फैलाए भी जाते हैं। संघ के बारे में तो ये बहुत कुछ हुआ है, परंतु आखिर भ्रम की सत्ता तब तक चलती है जब तक सत्य सामने नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज की एक उक्ति है ना मराठी में, जववरी रे जववरी जंबूक करी गर्जना, जवरीनं देखिले पंचानना। जब तक शेर सामने नहीं आता तब तक सियार अपना चिल्लाते रहते हैं। जैसे सत्य सामने आता है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाते। तो कुछ तो
जानकारी पहुंचाने में आजकल हम लोग लगे हैं। हमारा काम तो संस्कार का है, प्रचार का है नहीं। इसलिए प्रचार के क्षेत्र में हम पीछे रहे, क्योंकि प्रचार करते करते प्रचार करने वाले पर भी कुछ परिणाम होते हैं। प्रचार करेंगे तो प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी तो अहंकार बढ़ेगा। तो इससे बचना बहुत आवश्यक रहता है सार्वजनिक जीवन में। इसलिए प्रसिद्धि वर्षा के जैसे, जहां जितनी जब होनी चाहिए वहां उतनी तब हुई तो ठीक है, कम हुई तो भी खराब है, ज्यादा हुई तो भी खराब है। ऐसे प्रचार कार्य का करना, व्यक्ति का नहीं करना। जहां जितना जब आवश्यक है वहां उतना तब करना, ऐसा हम चलते हैं। इसलिए थोड़े पीछे है हम, लेकिन उसमें भी जितना पहुंचा सकते हैं जानकारी उतना देने का प्रयास हमने शुरू किया है। 8-10 वर्ष हो गए, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अब वेबसाइट से अब आप प्रश्न डाल सकते हो, उत्तर मिलता है वेबसाइट पे। संपर्क की ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको 2 दिन बुलाने का काम क्या है, तो यही संघ के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये सब हम करते हैं, परंतु मुख्य बात है जो मैंने कल भी कही कि प्रत्यक्ष देखिए। एक अच्छे प्रथितयश मासिक पत्रिका के संपादक रहे, अभी भी है, संघ के घोर विरोधी थे। वो मुझे मिलने आए, मैंने बताया उनको जो बताता हूं कल, जैसे आपको बताया। फिर भी उनके कई प्रश्न कायम थे। अब उत्तर कितना दे, मैंने उनको हमारे नागपुर के 3य वर्ष वर्ग में 2 दिन रहने के लिए बुलाया। आए, 2 दिन रहे और सारे प्रश्न उनके समाप्त हो गए, एक छोड़ के। वो एक प्रश्न अभी भी कायम है, बताने पर भी विश्वास नहीं होता है कि संघ को पैसा कहां से आता है। मैं उनको बताता हूं, भाई स्वयंसेवक संघ चलाने के लिए स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा करते हैं, सेवा वगैरह चलाने के लिए समाज से सहयोग लेते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम संघ करता है। लेकिन हमको व्यय बहुत कम आता है, क्योंकि जितना बचा सकते उतना बचाने का हमारा रवैया रहता है। तो जैसे हम प्रवास करते तो प्रवास में भोजन खरीदते नहीं है, घरों से मंगाते हैं। अब गाड़ियां लेट वेट हो जाती, एक आध बार रह जाता है तो रह जाता है। रुकेंगे तो हम होटलों में नहीं रुकेंगे, कार्यालय है तो वहां रुकेंगे, नहीं तो घरों में रुकेंगे। तो दिखता जो हो रहा है उसके पीछे जो नॉर्मल बजट है सोसाइटी का, उससे हमारा बजट बहुत कम रहता है। लेकिन उनका वो प्रश्न छोड़ के बाकी सब प्रश्न चले गए। तो हम ऐसा करते हैं, संघ अपने में लेके हम जाकर मिलते हैं और प्रत्यक्ष देखने से उनके भ्रम दूर हो जाते हैं। तो कल मेरा आह्वान भी यही था कि अंदर आके संघ को देखिए। कोई इतना बताने के बाद भी अपने प्रश्न कायम रहेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप 1 चम्मच चीनी खा लेंगे तो चीनी मीठी है ये बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब अंग्रेजी भाषा संघ के पद्धति का अंग कभी नहीं बनेगी, क्योंकि वो भारतीय भाषा नहीं है। हमको भारतीय लोगों में काम करना है, और वो आज हिंदी या अपनी मातृभाषा भूलकर अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा बदलती नहीं। परंतु जहां अंग्रेजी आवश्यक है वहां हम उसका उपयोग करते हैं। कोई किसी भाषा से हमारा झगड़ा नहीं है। हम जो है वो हमको बने रहना है। हम अंग्रेजी ऐसी बोले कि अंग्रेज लोग हमारा भाषण सुनने के लिए टिकट खरीद कर उपस्थित रहे, ऐसी अंग्रेजी हमको आनी चाहिए। परंतु इसका मतलब हम अपनी मातृभाषा भूल जाए ये नहीं है, ये हमारा कहना है। इसलिए अभी बंगलोर में व्याख्यानमाला हुई, यही कार्यक्रम वहां हुआ। वहां अधिकांश तमिलनाडु, केरल, बंगलोर यानी कर्नाटक, आंध्र, 4-5 प्रांतों के लोग थे। उसमें से कई लोगों को न हिंदी आती है तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो पूरे 2 भाषण मैंने अंग्रेजी में दिए, प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए। तो हम करते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ है, तो हिंदू स्वयंसेवक संघ में यूके में और अमेरिका में अंग्रेजी में ही चलाना पड़ता है। परंतु फ्रांस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। जर्मनी में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। बाहर जो हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम विभिन्न देशों में चलता है, उसके लोग जब इकट्ठा आते हैं तब 2 ग्रुप हो जाते हैं। जिन देशों में अंग्रेजी चलती है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी ही चलती है। तो ये फैक्ट है कि हम कितना भी अंग्रेजी बोले कुछ करें, हमको अगर भारत से जुड़ाना है, भारतीय लोगों से संवाद करना है, तो या तो अपनी मातृभाषा या हिंदी, ये 2 ही ऑप्शन अभी है।
थोड़ा थोड़ा संस्कृत। कोई विदेशी भाषा ये काम नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजी से हमारा बैर नहीं है, और जहाँ बिना अंग्रेजी काम नहीं होता वहाँ हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम संघ में अंग्रेजी चलाएंगे ऐसा हम कभी करेंगे नहीं। संघ में भारतीय भाषाएं चलेगी। संघ के कार्य पद्धति समझने की दृष्टि से एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है, संघ में पदाधिकारी की निवृत्ति कैसे तय होती है? उसका आगे का पक्ष बात है, आगे कभी SC ST समाज का कोई व्यक्ति सरसंघ चालक बन सकता है क्या? अच्छा, आपको निवृत्ति कहना है कि नियुक्ति कहना है, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। संघ में संघ के जो जनरल सेक्रेटरी है सरकारी विभाग, अभी दत्ताजी होसबाड़े है वो, और क्षेत्रों के, प्रांतों के, विभागों के, जिलों के संघ चालक, इनका 3 साल में एक बार निर्वाचन होता है। इतने लोग निर्वाचित होते हैं, उनको निर्वाचित करने वाला जो मतदाता वर्ग है वो भी निर्वाचित होता है स्वयंसेवकों से। 50 स्वयंसेवकों के पीछे एक ऐसे प्रांत प्रतिनिधि होते हैं, और 40 प्रांत प्रतिनिधियों के पीछे एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि होता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि ये सरकारी विभाग और क्षेत्र संघ चालकों का चुनाव करते हैं, और उनके साथ प्रांतीय प्रतिनिधि मिलकर प्रांत विभाग जिला संघ चालकों का चुनाव करते हैं। बाकी सब लोगों की नियुक्ति ये लोग करते हैं। अपवाद एक है सरसंघ चालक। सरसंघ चालक जो है वो अगले की नियुक्ति करता है, उसमें निर्वाचन, वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है। वहाँ चुनाव वगैरह नहीं है, वहाँ जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती, मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं। लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए, तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है, तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है, आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। हो न आए ऐसी इच्छा है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है, और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हम, हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती, वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे से सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं।
लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। तो ये स्वाभाविक बात जो होती है वो संघ में होती है। इसलिए कल SC/ST होगा कि नहीं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे जब करना है तब मैं सोचूंगा, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूं, बेस्ट लोग और भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। तो इसलिए इसको SC/ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जो उपलब्ध है और अच्छा है उसको उस समय के सरसंघ चालक बने, उसमें SC/ST भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न है, मुस्लिम समाज में जाने वाले स्वयंसेवक विरोध के बीच कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, कोई भी बात दो तरफा चली तो फलती है। आपने विरोध किया और मैंने भी विरोध शुरू किया तो विरोध चलेगा। तथागत बुद्ध को बहुत एक आए थे कोई, उन्होंने कोसा जैसे तैसे, वो शांत थे, कुछ बोले नहीं। तो कहा मैं इतना आपको कोस रहा हूं लेकिन आप गुस्सा भी नहीं होते। तो कहा भाई मैंने तुमको एक आधी बात दी और तुमने नहीं ली तो किसके पास रहेगी? तो बोले तो आपके पास रहेगी। तो वैसे तुमने इतनी सारी गालियां दी, मैंने ली नहीं, तो गुस्सा होने का कारण। तो काम जहां करना है वहां जब स्वयंसेवक जाते हैं तो वो सब बातों की तैयारी रखते हैं और ये जानते हैं कि विरोध करने वाले भी अपने ही है। देखिए, पहले प्रतिबंधक बाद अन्याय प्रतिबंध था, झूठा आरोप लाद कर फालतू ही बंद रखा था। बहुत सारे अन्याय हुए, लेकिन पूजनीय गुरुजी ने प्रतिबंध हटने के बाद अपने प्रवास में एक बात कही कि गलती से कभी कभी दांतों के बीच जबान आ जाती है, कट जाती है, इसलिए कोई अपने दांत नहीं तोड़ता। तो जो हुआ सो हुआ, अपना ही समाज है। इमरजेंसी के बाद पूजनीय बड़ा साहब ने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्योंकि जो भी है ये समाज अपना है और इसलिए इन बातों की हम चिंता करते नहीं। ये जब लोगों के ध्यान में आता है, पहले तो खूब विरोध होता है, मारपीट भी होती है, गाली गलौज भी होती है, लेकिन जब ये ध्यान में आता है कि हमारे तरफ से तो भरपूर हुआ लेकिन इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, तो फिर वो बात सुनते हैं। सुनने के बाद उसकी पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के बाद उनको लगता है कि थोड़ा दम तो है इनके बात में, थोड़ा पास जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो हमारे बन जाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। ऐसे ही हम सब जगह काम करते हैं। स्वयंसेवक मुसलमानों में कुछ तो कर रहे काम, वो ऐसे ही काम करते हैं। दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय परिदृश्य, अर्थात भारत नेशनल सिनारियो। इसमें 2 प्रश्न हैं। प्रश्न करता है कुलदीप जैन जी, विवेक नायक जी, दीपक बिरेवार जी। प्रश्न, समाज में आज भी भाषा के आधार पर भेदभाव और हिंसा दिखाई देती है, इसे कैसे दूर करना? भ्रष्टाचार को समाज और व्यवस्था से कैसे दूर करें और संघ उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? ऐसा है कि पूरे समाज को देखा जाए जगह जगह पर, मुंबई सहित, तो कि समाज में भाषा के आधार पर भेदभाव है ऐसा नहीं है। ये तरह तरह की बातें उभाड़ी जाती है, तब कुछ लोगों से हो जाता है। लेकिन सब मराठी लोग तलवार लेके बाहर आए और सब अन्य भाषी लोग भाले लेके बाहर आए, ऐसा नहीं है। ये सब चल रहा था तब भी अपने आपस में व्यवहार चल ही रहे थे, दोस्ती चल ही रही थी।
तो एक लोकलाइज बीमारी है, उसको सार्वजनिक नहीं करना, ऐसा नहीं मानना कि वो फैली, वो नहीं फैले इसकी चिंता करना। होता है, इतना बड़ा समाज है, हर एक आदमी के बिहेवियर की गारंटी कोई नहीं ले सकता, और बातों को उबाड़ने वाली शक्तियां हैं, वो अपना काम करती है। राजनीति चलती है तो उसमें स्वार्थ के कारण भी ये बातें होती है, हो जाती है, उसको फैलने नहीं देना, उसके जख्म नहीं होने देना, हुए तो मरहम पट्टी करना, जल्दी से जल्दी उसको मिटा देना। और बाकी समाज ने ध्यान में रखना कि ये बातें फैले नहीं, लोकलाइज रहे, जहां है वहां जिनकी है उनकी उनके तक सीमित रहे, ये आम बात न बन जाए। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलते रहना चाहिए, भाषा भाषी लोगों के घर में जाना चाहिए, उनको अपने घर में बुलाना चाहिए, सुख दुख में भागदौड़ करनी चाहिए। और ऐसा जब होता है तो हमको भारत की एकता के पक्ष में पक्का होकर खड़ा रहना चाहिए। गुंडागर्दी का बंदोबस्त करने की ताकत समाज की चाहिए, और गुंडागर्दी करने वाले करते हैं, गुंडागर्दी समाज का दुर्गुण नहीं होता है, ये ध्यान में रखकर किसी एक के करने का दोष उस प्रकार के सभी लोगों के माथे पर मढ़ना ये भी गलत है। दोनों अतियों से बचना, बीच में चलना, सबको संभालना, ये इसका मार्ग है। अब भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलते हैं, संघ के स्वयंसेवकों को बताया है, उसमें आप पूरा समर्थन करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाने के पक्ष में संघ रहता है। भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करना, उन पर कार्रवाई हो ऐसा करना, उस प्रयास में भी संघ के सब स्वयंसेवक रहेंगे। लेकिन ऐसे होने के बाद भी संघ ने बताया ने, ये मैं बोल रहा हूं, ये हमारा प्रस्ताव है, लिखित है। पुत्तूर में प्रतिनिधि सभा हुई थी जब अण्णा जी का आंदोलन चल रहा था, तब ये प्रस्ताव किया हमने, ये तीनों बातें उसमें कही कि ऐसे सब मामलों में स्वयंसेवक शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हो और शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हुए लोगों की पूर्ण मदद करो। लेकिन ये भ्रष्टाचार व्यवस्था में नहीं होता है, भ्रष्टाचार आदमी के मन में होता है। कोई भी आचरण की भ्रष्टता व्यवस्था में नहीं होती, व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, व्यवस्था को सुधारने वाले लोग होते हैं। ये तो व्यक्ति में रहता है। गोमा गणेश पितड़ी दरवाजा ऐसी कहानी है, मजेदार है इसलिए बता देता हूं, थोड़ा लंबा हो गया तो भी, कि पूना में पेशवाओं के दरबार के यानी शनिवार वाड़ा है, उसके गेट के सामने एक बच्चा अपने, एक 16 साल का बच्चा 9 साल की अपनी बहन को लेकर बैठता था, पीतल का सिक्का गणेश जी का और कुमकुम का द्राव, और जो आता था उसको कहता था कि ये लगाओ, तो लगाते थे। गणेश जी है, विघ्नहर्ता है, सरकारी काम के लिए जा रहे, कागज पर उनकी मुद्रा। तो एक दिन एक गांव के लोग पेशवा के दरबार में आए कि तालाब सैंक्शन हुआ, 3 साल हो गए, वर्षा आई और चली गई, तालाब बना ही नहीं, अब वर्षा आने को है, कम से कम अब तो बनाइए, सैंक्शन तो कर दिया आपने, काम नहीं हो रहा है। तो पेशवा ने बुलाया अपने कारोबारियों को, क्या हुआ भाई? उन्हें कहा हाँ ये बात तो है, सैंक्शन भी हो गया, लेकिन इनकी जो अर्जी आई उस पर वो गणेश जी की मुद्रा नहीं थी। तो बोले गणेश जी की मुद्रा कहाँ से? तो बोले वो तो हर कागज पर रहती है, लेकिन ये नियम कहाँ है? तो बोले मालूम नहीं, पीछे से चलते आया है। तो फिर पता लगा, तो पता चला कि ये अनाथ हो गए थे दोनों, पेट भरने का साधन नहीं था, इसलिए इसने शुरू किया, जाने में पहले फ्री, आओ ये लगाओ, तो अच्छा लगता है, लोग करते थे। बाद में 1 पैसा, फिर 5 पैसा, ऐसा करके अब अपना पेट चलाता है। तो उसको अरेस्ट हुआ, पकड़ा, लाया दरबार में कि ये हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तुमको कड़ी सजा देंगे। उसने कहा आप मुझे सजा दे ही सकते हो, आप राजा हो, सर्वशक्तिमान हो, मेरा तो कुछ है नहीं, ताकत मेरी है नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बंद गई, ये आप नहीं कर सकते। क्या मतलब? तो बोले वो आप नहीं बंद करते, आपकी ताकत नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे? तो बोले देखिए, तो देखते हैं, तुमको एक जंगल में रखते हैं, वहां कोई आएगा जाएगा नहीं, और तुम वहां भ्रष्टाचार करके दिखाओ 6 महीने में। तो उसको जंगल में रख दिया, एक झोपड़ी बना दी, रक्षण की व्यवस्था की, रोज 2 बार भोजन आएगा,
पास में नदी थी ना, तो रहने लगा वहां पे। और उसने क्या किया, नहाते समय नदी किनारे में खड़े रहकर वो नैया चलाने वालों को रुको रुको, क्या है, सरकारी काम है, क्वार्टर मिला है, भोजन आता है रोज, लहरें गिनने का काम मुझे मिला है, तुम नौका चलाते हो, लहरें टूटती है तो बंदी है। तो बोले अरे भाई हमारा पेट कैसे चलेगा, तो बोले 5 रुपए का लाइसेंस निकालो। 6 महीने में लाइसेंस का पैसा एक बोरी भर पेशवा को पकड़ा दिया कि देखो निर्जन वन में रहकर मैंने ये किया। अब इसका क्या करेंगे, ये जब तक नहीं बदलते, चाणक्य ने कहा है कि पानी में मछली कब जल पीती है जैसे पता नहीं चलता, वैसे सरकार में कर्मचारी कब पानी पीते हैं किसी को पता नहीं चलता। इतनी पुरानी समस्या, ये संस्कारों पर आधारित है। जिसका संस्कार है उसका मन ही नहीं करेगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, प्रसंग आंखों के सामने है ना। गीत का आशय यही है। हमारे घर में 100 साल की वकालत है। हमारे दादाजी बताते थे कि कोर्ट्स नए नए आए थे, तो एक आदमी आया, अब कोर्ट के प्रोसीजर किसको पता थे भारत में, तो वो सीधा कोर्ट में आया, मैजिस्ट्रेट गोरा आदमी था, उसको कहते महाराज 10,000 रुपया हमारे दोस्त ने लिया, वापस नहीं दे रहा है। अब वो भी, उसको भी दया आ गई, उसने प्रोसीजर वगैरह नहीं बताया, उसको बुलाया, उसको पूछा 10,000 रुपया नहीं लिया है। अब बार बार वो कह रहा है लिया है, और ये कह रहा है न्याय कैसा करें। तो उसने चपरासी को भेज के एक गाय बुलाई और उस आदमी के हाथ में गाय की पूंछ दी, उसको पकड़ और बता पैसा नहीं लिया। तो उसने हाथ में लिया, आधा मिनट रुका, फिर कहा नहीं माफ करो, मैंने पैसा लिया है, 3 महीने और दे दो, मैं वापस कर दूंगा। अब गाय की पूंछ हाथ में है तो झूठ न बोलने की दानत जहां है वहां भ्रष्टाचार रुक सकता है। और संघ का यही काम है, संस्कार उत्पन्न करना। खाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, चोरी काम में करेंगे नहीं। ऐसे है हमारे कार्यकर्ता है जो अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। सामान्यतः ये स्वभाव संयोग का रहता है। उसका कारण उसका संस्कार है। वो गरीब है तो भी पैसा नहीं खाएगा। गुरु दक्षिणा छात्रावास में रख दी, पड़ी रही वहां, तो जमा करनी थी, तो प्रवास वगैरह करके आए विभाग प्रचारक, और कल ये पैसा लेके जिला केंद्र पर जमा करना। तो रात को भोजन नहीं छात्रावास में। बोले क्या हो गया, बोले अनाज खत्म हुआ। कितने दिन से, 3 दिन से। अरे 3 दिन से भूखे हो, 2,000 रुपया यहां पड़ा है। बोले नहीं, वो तो गुरुदक्षिणा है, ये दानत है। पेट में अन्न नहीं है लेकिन उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। ये संस्कार करने का काम संघ करता है। ये बढ़ेगा तभी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा प्रश्न, वन चाइल्ड अप्रोच के कारण अनेक प्रांतों में जनसंख्या घटती जा रही है, उसे संतुलित कैसे किया जाए। भारत में जनसंख्या को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था में नवाचार के प्रयोग कैसे हो। अब जनसंख्या का प्रश्न आपने वन चाइल्ड अप्रोच वगैरह मुझे नहीं पूछना चाहिए, गृहस्थों ने विचार करना चाहिए। मैं तो जानता ही नहीं कुछ। लेकिन अब इतने जैसे आप जैसे सब लोगों को मिलता हूं तो जो सुनाई देता है उसके आधार पर बता रहा हूं। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और पॉपुलेशन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से नीचे खतरा है और 2.3 से नीचे आप ढलान पर हो। अभी हम 2.1 के नीचे जा रहे हैं। बिहार वगैरह के कारण बचे हैं हम, अब थोड़े ऊपर है। तो बहुत से देशों ने ये प्रयास करके
2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया। और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1, तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। अब शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन ये 2 परिवारों का भी प्रश्न है और 2 लोगों का भी प्रश्न है, पति पत्नी का भी प्रश्न है, समाज का भी प्रश्न है। इसका ठीक से विचार करके कुछ करना चाहिए। परवरिश कैसे करेंगे वगैरह, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा संगत नहीं है, थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप एक पुस्तक भी पढ़िए, कादम्बरी है, कादम्बरी है ना, एक कथन है, आत्मकथन है और सत्य है। अमेरिका के एक टाइम मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे, उनका अपना आत्मचरित्र। कॉलेज में उनका प्रेम हुआ, दोनों का विवाह हो गया। उन्होंने तय किया 12 बच्चे करेंगे, उनकी 12 संतान हो गए उनकी, सबको अच्छा पढ़ाया, बड़ा करा। उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, चीपर बाय डजन, थोक में सस्ता पड़ता है, ऐसा। उस पर फिल्म भी निकली है, तो पुस्तक लेके पढ़िए आप। तो ये जो परवरिश वगैरह की बातें रहती है वो आपके सामने से दूर हो जाएगी। तो 3 का ठीक सोच सकते हैं, सोचिए। लेकिन विवाह नहीं करना है, संन्यास लेना है, संघ का प्रचारक या समिति की प्रचारिका जाना है, बात अलग है। लेकिन अगर विवाह करना है तो विवाह केवल 2 लोगों के शारीरिक संबंध की बात नहीं है। विवाह समाज का जो यूनिट है, फैमिली, उसको उत्पन्न करने वाला उपकरण है और संस्कार है। तो विवाह करना और जिम्मेवारी नहीं लेना, ये नहीं होना चाहिए। विवाह करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ उसको निभाना चाहिए। दोनों ने अपने 7 जन्म की बात करते हैं, वो परस्पर का रिश्ता निभाने की बात है। परिवार में क्या रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इसका है, वो गृहस्थाश्रम निभाने की बात है। और सामाजिक कर्तव्य निभाने की बात में ये बात आती है। परंतु संतुलन के, असंतुलन के और 2 कारण हैं। और ये जो बर्थ रेट वाली बात है वो आखिरी है, तीसरा है। पहला है कन्वर्शन। तो हमारे यहां तो मत स्वातंत्र्य है, आपका भगवान आप चुन सकते हैं और आप खुद चुनते हो तो उस पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। रेवरेंड नारायण वामन टिळक थे, कोकणस्थ ब्राह्मण थे, लेकिन उनको लगा कि ईसा मसीह का रास्ता मेरे लिए ठीक है, तो वो ईसाई बन गए। उनके पत्नी को लगा नहीं, तो हिंदू रह गई। उनके पुत्र देवदत्त टिळक वो भी हिंदू ही थे। परिवार में विच्छेद वगैरह नहीं हुआ, परिवार था ही। ये बात अलग है कि जब रेवरेंड नारायण वामन टिळक चर्च में तुकाराम महाराज के अभंग गाने लगे तब उनको बाहर कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन वो ईसाई बने तो बन सकते हैं, कोई उसमें। वो एक प्रसिद्ध कवि थे, कवि हम पाठ्य पुस्तकों में उनकी कविताएं याद करते थे, उनकी योग्यता है ही, वो आदरणीय भी है, सम्माननीय है और देशवासी के नाते हमारे प्रेम के विषय भी है। परंतु जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को, ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है। और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू होना चाहिए। जो आना चाहते हैं उनको घर वापसी में जबरदस्ती नहीं होती, जो आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बनाते हैं, वो एक कारण है। और इसलिए ऐसा मतांतरण बंद हो और जो ऐसे गए और जिनको वापस आना है उनको लेने की व्यवस्था हो। दूसरी बात है घुसपैठ। अब घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है, डिटेक्ट और डिपोर्ट, ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या SIR हो रहा है, उसमें ऐसे कई लोग सामने आ जाते
कि जिनका नहीं, यहाँ के नागरिक नहीं है, वो अपने आप कट जाते उस प्रोसेस से, ये भी होता है। परंतु हम लोग एक बात कर सकते, डिटेक्शन का काम हम कर सकते। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें, योग्य अधिकारियों के पास रिपोर्ट दे दे, पुलिस को बता दे कि भाई हमको लगता है कि विदेशी, आप जांच पड़ताल कीजिए और नजर रखिए, हम भी नजर रखेंगे। और हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे, जो अपने देश का है, मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे, विदेशी को नहीं देंगे। ये हम कर सकते, ये करना चाहिए। थोड़ा आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए हैं धीरे धीरे, सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो किसी का रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में अपने लोग चाहिए। और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते वो भी है, तो भी वो इस देश के है तो उनको काम मिले, ये हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ये दो कारण हैं। और अर्थव्यवस्था में नवाचार की, जहां तक हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको जो भी करना है प्रगति में, वो रोजगार उत्पादक होना चाहिए, रोजगार के लिए मारक नहीं होना चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही, एआई वगैरह जैसी, उसका परिणाम रोजगार कम होने में न हो, इसके लिए क्या करना? टेक्नोलॉजी तो आएगी, स्पर्धा के लिए हमको उसका मास्टर बन के उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। एआई आने नहीं देंगे, ये नहीं हम कह सकते। एआई आएगा, उसका उपयोग हम ऐसा करेंगे कि बिना रोजगार को धक्का लगाए हमारा चलेगा। इसलिए मैंने जो बात कही कल या आज ही कही पहले संवाद में, कि मास प्रोडक्शन है, बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारी भी एमएनसी में स्पर्धा चलती है, भारतीय कंपनियां भी चाहिए तो वो चलेगी, परंतु हमारा जोर होना चाहिए मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस पर। तो हजारों जगह एक प्रकार का उत्पादन हो तो हमारे देश में वो सस्ता हो जाएगा, तो भाव की होड़ नहीं चलेगी, क्वालिटी की होड़ चलेगी। और क्वालिटी का उत्पादन हमारे यहां होगा तो हमारे माल की खपत बाहर भी बढ़ेगी, वो होना चाहिए। और अधिक लोगों को रोजगार मिले, ऐसी मानवीय तकनीकी, या जो तकनीकी आती है उसको वैसा बनाकर हमने उपयोग करना चाहिए। ये अगर हमने किया, और उसके लिए दूसरी बात, अपने हाथ से काम करने पर प्रोत्साहन देना, और अपने हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा बढ़ाना, जो आज नहीं है। आपके पास अगर 2 लाख रुपया है तो आपकी एक कीमत है, 2 लाख रुपया जेब में है आपके, लोग बोले बड़ा आदमी है। 2 लाख रुपया आप क्या करेंगे? खाएंगे? क्या करते हैं रुपए से? कुछ नहीं, आप खरीदेंगे ना, खाने के लिए चावल गेहूं खरीदेंगे। 2 लाख रुपए का चावल जिसके पास है उसकी प्रतिष्ठा वो नहीं है। जो निरुपयोगी धन है आपका, उसकी प्रतिष्ठा है। वो धन जिसके कारण उपयोगी बनता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो ये हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा। किसान खेती करता है, खेती करने के लिए जवान लड़का तैयार है, उसके पास नए नए उपाय है, पुराने अपने तंत्र को भी जानता है, लेकिन वो खेती करेगा तो उसको लड़की नहीं मिलेगी विवाह के लिए, कैसे होगा? ये सब ठीक करना पड़ेगा। ये केवल तंत्र की व्यवस्था की, सरकार की बात नहीं है। हम सब लोगों को अपने मेंटल मेकअप में सुधार करना पड़ेगा, तब ये रोजगार बढ़ेंगे। अपने यहां हाथ ज्यादा है, उनको काम चाहिए। खाली दिमाग शैतान के घर हो जाते, फिर नक्सलवाद बढ़ता है, फिर शहरों में हिंसा बढ़ती है, महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले सामने आते हैं। खाली हाथों को काम मिले, इस प्रकार का अर्थतंत्र अपना, और इस प्रकार का मन अपना, हाथ से काम करने के वाले की प्रतिष्ठा। नौकरी के पीछे सब भाग रहे, ऐसा नहीं होने देना। ये सब हमको करना पड़ेगा, तब वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चल सकेगी।
आज का यह कार्यक्रम मुंबई में हो रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इसके कारण इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन आना अति स्वाभाविक है। लेकिन आप प्रश्न सुनेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि हमारे में से बंधु ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, महिलाओं के उद्योग के बारे में भी चिंता करते हैं, ऐसे आपको ध्यान में आ जाएगा। तो प्रश्नकर्ता है अरुण रास्ते जी, अरविंद तेलकीकर जी, विवेक नायक जी, कैप्टन सुबोध वर्मा जी, संजय कालुखे जी, सतीश पराष्टेकर जी। 3 उपप्रश्न है, उसमें से कुछ का उत्तर अभी पूजनीय सरसंघ चालक जी ने दिया है, फिर भी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। कृषि प्रधान देश में युवा वर्ग की कृषि में सहभागिता कैसे बढ़ाए, कृषि पुनर्जीवन कैसे हो, कृषि एवं किसानों को प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए संघ क्या कर रहा है, कुछ प्रांतों में किसान आत्महत्या आज भी हो रही है, उसे रोकने के क्या प्रयास किए जाए, पारंपरिक व्यवसाय और महिला उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए। और एक उपप्रश्न है, भारत की जीडीपी ऊपर जा रही है परंतु रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है, आपके अनुसार क्या यह सही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम विकास की एक पूरी गतिविधि चलती है, संघ के स्वयंसेवक लगे हैं और उनके प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में 5000 गांवों में अब विकास की बात शुरू हुई है, ऐसा देखने को मिलता है। और 350 तक के गांव दिखाने लायक हो गए हैं। यहां गांव ने इकट्ठा के अपने भेदों को भूलकर गांव के लिए अपने बलबूते प्रयास करके गांव को ऊपर उठाया है। आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, व्यसन मुक्ति की दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, ऐसे अनेक पहलू है। उन पहलुओं में कैसा होना चाहिए, ये पूरे भारतवर्ष में सब प्रांतों में मिलकर एक 350 गांवों में आज हम दिखा सकते हैं। और भी ये बढ़ेगा। इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संस्थाओं से मिलकर भी हम काम कर रहे हैं। तो जैसे अक्षय कृषि परिवार है, या हमारे यहाँ कनेरी के महाराज साहब है, उनके द्वारा काम चलते हैं। ऐसे अन्य अन्य जगह जो इसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको साथ लेकर ये सारा चलता है। खेती का खर्चा कम लगे, लागत कम लगे, इसलिए अपनी परंपरागत तंत्र के आधार पर तंत्र की तुलना की जाए तो 10,000 साल से हमारी खेती हो रही है। हमारी जमीन आज भी देती है। पश्चिम के तंत्र से 500 साल खेती के बाद जमीन ऊसर हो गई, ऐसे अनेक उदाहरण देश में। तो ये पहचान कर आज के आधुनिक तंत्र में जो कुछ लेने लायक है वो सारा लेकर, लेकिन जैविक आधार पर खेती करने से खेती की लागत कम हो जाती है। किसान के पास अपना पेस्टिसाइड, अपनी खाद रहती है, बीज भी अपना वो रखता है, तो अपना मालिक बन जाता है, वो गुलाम नहीं बनता। उसको किसी कृषि उत्पन्न बाजार सोसाइटी में कर्जा लेने के लिए जाना नहीं पड़ता। ऐसे भी अनेक प्रयोग हम भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। पूरे देश में ये प्रयोग है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, ऐसे 1000 है। गोपाल शाही नाम के एक किसान है, बिहार में जो मूल प्यूसा इंस्टीट्यूट है उसके पास उनका गांव है। 7 एकड़ की उनकी खेती है, ऊपर के पानी पर चलने वाली। और 7 एकड़ में उन्होंने अपनी जो परंपरागत जैविक खेती, मिक्स्ड क्रॉप्स, साथ में पशुपालन, मछली पालन, ये सब जोड़ के ऐसी खेती की। उनकी बहू कलेक्टर थी, रिजाइन करके खेती चलाने के लिए घर में आ गई। लड़का भी सरकारी नौकरी छोड़ के आ गया। सब लोग खेती कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है। 3 क्रॉप लेते, एक ही समय, जब खेत को बाढ़ लगाना है वो खर्चा नहीं करना, ऐसी फसल लगाना कि जो बाढ़ का काम करे, जानवर जिसको मुंह नहीं लगाते और जो इनकम देती है, ऐसा उन्होंने किया है। और वो किसान है, पढ़े लिखे ऐसे नहीं है, कृषि शास्त्र के तज्ञ वगैरह नहीं, लेकिन किसान का अनुभव है। तो उन्होंने अपना एक तंत्र विकसित किया। 7 एकड़ में 10 प्रकार की फसलें, मछली पालन, पशुपालन, सब कुछ। ये एक मैंने बताया आपको, ऐसे 1000 चल रहे हैं। इस पर जरा ध्यान देना चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने,
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसमें से क्या ले सकते हैं, क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सोच के वो देना चाहिए। लेकिन शिक्षित वर्ग हमारा अपने ज्ञान के अहंकार में ही इतना मग्न होता है कि इधर ध्यान जाने के लिए उसको जरा समय लगता है। लगे समय, लेकिन देर सवेर क्यों ना, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो किसान का खर्चा कम होगा, तो फिर कर्जा नहीं लेगा। उसके लिए प्रसंस्करण के उपक्रम अधिक करने की आवश्यकता है। सरकार को करना है तो स्टोरेज और वैल्यू एडिशन, इसका कुछ प्रबंध विकेंद्रित तरीके से व्यापक, बंबई में है नहीं चलेगा भाई, हर तहसील में कम से कम एक जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर 10-12 गांवों में एक प्रसंस्करण का प्लांट होना चाहिए, स्टोरेज का एक कोल्ड स्टोरेज वगैरह होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो किसान बड़े आनंद से अपने भूमि से सोना मोती निकाल के हमको खिलाएंगे। ऐसे हमारे किसान बहुत गुणी है, तो ये करना पड़ेगा। ये करेंगे तो उसका खर्चा कम होता है, उसको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सब प्रकार के तनाव से मुक्त होकर आनंद से खेती कर सकता है। और दूसरी बात है श्रम प्रतिष्ठा, जो मैंने पिछले प्रश्न में कही, वो किए बिना ये होगा नहीं। तो ऐसे प्रयोगों को ढूंढना, आगे लाना, बताना। अभी पद्मश्री मिली ना दादा लाड़, किसान संघ के कार्यकर्ता हमारे प्रचारक हैं, तो उन्होंने नया टेक्निक निकाला, तो उससे वही ज्वारी, वही कॉटन, वही गेहूं, लेकिन 15 गुना ज्यादा उत्पादन देता है। इस प्रकार का एक दादा लाड़ टेक्निक, उसी पर उसको उनको ICAR में भी पारितोषिक मिला, उनके टेक्निक को नॉमिनेट किया गया है। तो दादा लाड़ टेक्निक अब एग्रीकल्चर साइंस में आ गया। ऐसे प्रयोग करने वाले बहुत लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना, किसानों को खेती के लिए सम्मानित करना, किसान घरों में लड़कियां देना, लड़कियों ने जाना, ये सब करना पड़ेगा, तब ये बातें होगी। पारंपरिक व्यवसाय और महिला उद्योगों को बढ़ावा देने वाले प्रयास तो चल रहे हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद, ऐसा एक चलता है। उस जिले का जो विशेष उत्पाद है वो तो कारीगरी ही है, वहां की है, लोकल है बिल्कुल, और छोटे छोटे लोग भी करते हैं। तो राज्य सरकार की उसके ओर से उसको पुरस्कृत किया जाता है और उसका मार्केटिंग किया जाता है। या सहकार भारती जैसे संगठन दुकान शुरू करता है, सिंपली देसी। तो ये छोटे छोटे लोग जो बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा भाव मिलता है, तो वो उनके लिए मार्केट उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे उपक्रम होने चाहिए। कारीगरी उनके हाथ में है, उस कारीगरी की कीमत दुनिया भर में है, लेकिन करने वाले को उचित दाम मिले, पूरा मिले, बीच में ज्यादा खाया न जाए, और उसको एक बाजार मिले, उसको सारी दुनिया में भेजा जाए, हमारे द्वारा पुरस्कृत हो, इसकी आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा ये काम शुरू हुआ है, सरकार ही करे ऐसा नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो जहां जहां हो सकता है शुरू करना चाहिए। हमारे बीच बैठे गणमान्य व्यक्ति राष्ट्र की भी चिंता करते हैं ऐसे आने वाले प्रश्नों के बाबत। हाँ, GDP का। ओ, तो GDP का और रुपए की कीमत का कितना संबंध है मुझे मालूम नहीं। GDP तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता है, रुपए की कीमत तो किसी भी देश के चलन की कीमत एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेशो पर निर्भर करती है, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन GDP अपनी पूरी आर्थिक स्थिति ठीक से बताता है ऐसा नहीं है, वो एक इम्परफेक्ट क्राइटेरिया है, उसको परफेक्शन में लाना अपना काम है। अभी वो पूरा ये नहीं करता है। वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति उससे क्योंकि GDP में जो कैलकुलेबल है, टेंजिबल है, उतना ही गिना जाता है। पाश्चात्य देशों में बाजार से कैंस खरीदते हैं, घर में गर्म करके खाते हैं, ऐसा होता है, तो उसकी खरीदी बिक्री GDP में कैलकुलेट होती है। हमारे यहाँ हमारे घर की माता जी भोजन बना के खिलाती है, न उनके परिश्रम का कोई कैलकुलेशन है, न वो जो खिलाती है उसका कैलकुलेशन है। तो GDP में सब कैसे आएगा? और इसलिए रुपए की कीमत और उसका संबंध दूसरी बातों से है। तो हमारा वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होना
एक तो अपनी आत्मनिर्भरता है और अपने यहाँ का उत्पादन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा और क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये जब होगा तब वास्तविक दृष्टि से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, तब जीडीपी कुछ भी हो, रुपए की कीमत बढ़ेगी। तो नेशनल सिक्योरिटी की चिंता करने वाले प्रश्न करता है दिनकर देशपांडे जी, डॉक्टर प्रकाश वैद्य जी, विवेक नायक जी, डॉक्टर अभय पाटिल, अनूप कुमार पाल जी, मधुकर गावित जी, प्रसाद काठी जी। प्रश्न है, आजकल सर्वदूर पुलिस विभाग अधिक दबाव में दिखाई देता है। उत्सव पर्व में उन्हें अधिक सक्रिय रहना पड़ रहा है। सक्षम अधिकारी तथा यंत्रणा के रहते हुए भी घात पात की घटनाएं रोकना संभव क्यों नहीं हो रहा है? उसी के साथ दूसरा प्रश्न है, सुरक्षा क्षेत्र में नए नए अनुसंधान अत्यावश्यक बन गए हैं। इस कार्य में उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़कर काम करना आवश्यक लगता है। संघ उसके लिए क्या सहयोग कर सकता है? तो पुलिस तो दबाव में रहती है, समाज का सहयोग चाहिए तो दबाव में नहीं रहेगी। अपने देश में अंग्रेजी व्यवस्था आने के पहले सब ठीक रहता था, समाज की एक गुणवत्ता थी, तो बहुत कम लोगों में नियंत्रण होता था। आज भी आप चले जाइए, सुदूर ग्रामीण अंचलों में जाइए अथवा वनवासी अंचलों में जाइए, बड़े बड़े मेले लगते हैं, बहुत कम पुलिस लगती है, क्योंकि वो स्वयं अनुशासन पालन करते हैं। उनमें वो गुण है अभी भी। हम संघ में संस्कार देते हैं अनुशासन का। परिणाम ऐसे हुआ, यूके में मिल्टन किन्स में 1 लाख लोगों का हिंदू सम्मेलन हुआ बहुत साल पहले। लता दीदी वगैरह सब आए थे उसमें। उसी समय फुटबॉल मैचेस थे, तो वहां तो फुटबॉल मैचेस में युद्ध ही रहता है एक प्रकार का। तो 6000 तरुण लोग देखने के लिए आए थे, 8000 पुलिस वहां लगी थी, और इस कार्यक्रम में 80 पुलिस लगी थी। वहां 8000 पुलिस लगने के बाद भी दंगा फसाद हो गया, और यहां लोग आए कैसा है देखने के लिए, तो 80 पुलिस कह रहे कि यहां तो हमको कुछ काम ही है नहीं, ये लोग बहुत अच्छा नाश्ता भोजन बनाते हैं, वो खाना और पड़े रहना, ऐसा ही है, ये सब खुद ही मैनेज कर रहे सब लोग। मिल्टन किन्स बाउल एक बड़ा ऐसा स्टेडियम जैसा भू प्रकार है, उसमें वो सम्मेलन हुआ। एक कागज का छोटा सा चिथड़ा भी कार्यक्रम होने के बाद एक 7-8 घंटे के बाद वहां नहीं था। जहां कहीं कार्यक्रम हो गया ये पता न चले, इतनी साफ सफाई थी। तो ये क्यों था? आने वाले लोगों ने व्यवस्था में स्वयं को इन्वॉल्व किया, सहकार्य दिया, तो पुलिस का टेंशन भी कम हो जाता है। और पुलिस की क्षमता है और समाज अलर्ट है तो हादसे भी रुक सकते हैं। नहीं तो घातपात करने वाले क्या है, कौन पहचान सकता है? अपने जैसे ही रहते दिखने में। तो कोई बम लेके कहीं पर रख आए, किसका वो पता चलता है? इन्हें भीड़ में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है, ये सब लोग देख नहीं सकते, और जो देख सकते वो सबको देख नहीं सकते। तो वारदातें होती है, केवल अपने यहां होती है ऐसा नहीं, सभी देशों में होती है। क्योंकि ये करने के लिए कुछ ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। 2 आदमी है, 1 आदमी है, वो कुछ जाके फेंक के आए कहीं, कुछ कर दे, हो जाता है। मरने पर ही तुला है, सुइसाइड बॉम्बर है, और पहचान भी नहीं सकते, वो जाके अपने आप को उड़ा देता है, लोगों का भी नुकसान करता है। और इसलिए घातपात की घटनाएं होना, इस प्रकार का जो पागलपन है उसमें, ये पूरा बंद होगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर समाज अवेयर है, अभी दिल्ली में वो विस्फोट हुआ तो पता कैसे चला? थोड़ा पहले पता चला, क्योंकि एक ऐसे ही सजग आदमी ने हॉस्पिटल के वॉश बेसिन के नीचे एक चिट्ठी देखी, उसको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, उसने खुफिया विभाग को दे दिया, उस पर से सारा पता चला, और पीछे पुलिस पड़ी, तो उसको आकर दिल्ली चांदनी चौक में ब्लास्ट करना पड़ा, नहीं तो बहुत बड़े हादसे की योजना थी। तो इसलिए समाज की सजगता, समाज की तैयारी, ऐसे समय में धीरज रखकर सब ठीक करना,
ये समाज का भी ट्रेनिंग चाहिए, समाज में वो अनुशासन चाहिए, समाज में वो अपनापन चाहिए और वो सजगता चाहिए। सजगता से 90% नियंत्रण आता है, बाकी 10% भगवान की मर्जी, जब जो होना है तब तो होता है। लेकिन व्यवस्था के पक्केपन के साथ साथ समाज का भी पक्कापन आवश्यक है, तब ये सारे काम ठीक होते हैं। और नए अनुसंधान जहां कहीं चल रहे उसमें संघ कुछ सहयोग कर सकता है तो संघ जरूर कहेगा। सहयोग का मतलब आप ये करते कि हमने अनुसंधान किया है, थोड़ा सा डिफेंस मिनिस्ट्री में या होम मिनिस्ट्री में बता दो, तो बता देने तक तो हम करेंगे, आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार, जो लोग सरकार में है वही चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते। बैक सीट ड्राइविंग हम नहीं करते। अच्छी बातें पता चली, उपयोगी बातें पता चली, हमारे संयोजक वहाँ बैठे हैं, नहीं होते तो भी जो भी बैठे हैं उन तक हमारे संपर्क है तो हम पहुंचा देते हैं, उतना भर हम कर सकते हैं। लेकिन और कोई सहयोग हम अपने बलबूते कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। इसी श्रेणी का दूसरा प्रश्न है, पड़ोसी देशों में जो प्रसंग खड़े हुए, उदाहरणार्थ बांग्लादेश, वह देखते हुए हमें हमारे देश में मध्यवर्ती सुरक्षा बल निर्माण करना आवश्यक लगता है क्या? एक प्रश्न पहले उत्तर में आया है, वो अवैध घुसपैठी का था, वो छोड़कर और एक दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूँ। भारत विरोधी शक्तियाँ 2047 में भारत विभाजन स्वप्न साकार करने का उल्लेख करते दिखाई दे रहे हैं, क्या उसे रोक पाना संभव है? अब एक बात ध्यान में रखिए कि ये मध्यवर्ती सुरक्षा बल वगैरह उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर समाज में वो बात नहीं है तो वो उपयोगी नहीं होगा। समाज की सुरक्षा, समाज की तैयारी, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। बांग्लादेश में जो घटना हुई, बांग्लादेश में अब भी 1.25 करोड़ हिंदू है, अगर एक हो जाते हैं तो वहां की राजनीति का उपयोग अपने भलाई के लिए कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक होना पड़ेगा। सौभाग्य है इस बार उन्होंने तय किया कि हम भागेंगे नहीं, हम वहीं रहेंगे और लड़ेंगे, ये तो तय किया। अब लड़ेंगे तो फिर उनको एक होना आवश्यक रहेगा। वो जितना जल्दी हो जाएंगे, बांग्लादेश में आज जितनी भी संख्या है उसके साथ वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा और बना सकते हैं। ऐसा बनने में हम अपनी मर्यादा में यहाँ रहकर जो कुछ कर सकते हैं, या दुनिया भर के हिंदू अपने अपने जगह पर जो कुछ कर सकते हैं, वो सब उनके लिए होगा, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। लेकिन पहले समाज का बल खड़ा होना चाहिए वहाँ की। तो ये जहाँ है वहाँ ऐसे बल की आवश्यकता नहीं होती, और ये जहाँ नहीं है वहाँ ऐसा बल होने पर भी उपयोग नहीं होता। अपने देश में पहले से ही बहुत सारे बल है, अभी सबके नाम याद करना भी एकदम कठिन हो जाता है। तो इसलिए वो करने के बजाय समाज में सजगता, समाज में सुरक्षा की तैयारी, छोटी छोटी बातें हैं, मैं बताता नहीं डिटेल, जानकार लोग जानते हैं, वो सिखा भी सकते हैं आपको। सिविल डिफेंस का कोर्स भी चलता है। ये सब अगर ठीक रहे और हम में थोड़ा ये रहे, मलाकायत ऐसे, ऐसा नहीं मुझे क्या पड़ी है, ऐसा नहीं भाई, जो कुछ होता है मुझे भी पड़ी है, क्योंकि मुझ पर पड़ने वाली है, मैंने देखा नहीं। तो ये ध्यान में रखकर, सजग रहकर, सक्रिय रहकर समाज चले तैयारी के साथ, तो ये सब ठीक हम कर सकते हैं और किसी बल की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। बाकी जनसंख्या के बारे में मैंने बताया, 3 कारण है प्रायोरिटी से: मतांतरण, घुसपैठ और फिर बर्थ रेट। सरकार विफल है वगैरह, ऐसा सरकार ने प्रयास ही अब तक नहीं किया था। 3-4 वर्ष पहले तक कोई विशेष प्रयास हुआ नहीं था। 3-4 वर्षों से प्रयास चल रहे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे, तो वो विफल नहीं होंगे ऐसा हमको लगता है। हम लेकिन कोऑपरेटिव रहे तो सब ठीक होगा। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 के में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। अरे जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके,
वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। ये होगा और ये हम करके रहेंगे। ये संकल्प आप मन में मजबूत बनाओ तो कुछ ये जो सपने देख रहे, दुस्वप्न देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम सब लोग हैं, हम ये होने नहीं देंगे, ऐसा सोचो। रिलीजन्स और कास्ट इश्यूज में प्रश्न करता है जसपाल भासीन जी, जितेंद्र सिंह चड्ढा जी। प्रश्न है, हिंदू सिख एकता के लिए आपके विचार क्या है? देखिए, हम भूल गए हैं एकता की बात। एक थे ही, अभी भी क्या है, रोटी बेटी व्यवहार सब चलता है ना। सिख घरों में मौने लोगों के घर की बहू ये है, केशधारियों के घर की लड़कियां इधर भी आती है, तो खून का रिश्ता है। पूजा एक अलग मानी जा सकती है, सिख रिलीजन के नाते सिख अलग है, उनके उस विशिष्टता को और मान्यता देनी चाहिए, वो अपना स्वभाव है। परंतु एकता कहने से थोड़ा लगता है कि अलग है, क्या अलग नहीं है भाई। समाज के नाते हम सब लोग एक है। ये रिलीजन्स जो है, ये सब रिलीजन्स एक स्वभाव के है, और इसलिए हम रोज हमारा एकात्मता स्तोत्र कहते हैं, उसमें इन सब का नाम लेते हैं हम। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञानदि श्रेष्ठ सर्वेशो हृदि सर्वदा श्रद्धेयो हृदि सर्वदा। ये पूरा अपना ध्यान नहीं दिया है, श्रद्धा पूर्वक उसको हृदय में धारण करो। श्री गुरु ग्रंथ साहब में केवल सिख संतों की वाणी है क्या? पूरे भारत के संतों की वाणी है। औपनिषदिक जो धर्म है वही बताया गया है। तो ठीक है, एक सिख पंथ के नाते आचार विचार कुछ रहते, उसका अनुशासन पालन करने वाले सिख कहलाते, वो सिख है। बाकी लोग नहीं करते, वो सिख नहीं है। लेकिन समाज के नाते, राष्ट्र के नाते वो कभी दो थे नहीं। हिंद की चादर बने नवम गुरु साहब जी कश्मीर के पंडितों की रक्षा के लिए। ये नाता रहा है एक दूसरे के लिए, उसका स्मरण रखे। तो एकता तो होनी चाहिए, सबकी एकता होनी चाहिए, एकता का थोड़ी विरोध है। लेकिन एकता नई लानी नहीं है, जो पुरानी है, जिसको हम भूल गए, उसको फिर से स्थापित करना है। हृदय में ये बात रखे कि ये सारी अलग अलग विशेषताएं अपने यहाँ है, उसका स्वीकार है, सम्मान है, उसकी मान्यता है। परंतु ये सब होने के बाद भी देश, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के नाते, समाज के नाते हम सब लोग एक है। ये ध्यान में रखेंगे तो ये बात होगी, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। जातिगत विषयों के प्रश्न हैं, उसमें प्रश्न करता है श्री 1008 श्री टीलाद्वार मंगल पीठाधीश्वर माधवाचार्य महाराज, श्री 1008 श्री काशीदास महात्यागी जी, डॉक्टर दीपक तुकाराम खोत, डॉक्टर विजय हब्बू, विवेक विनायक पटवर्धन जी, दिनकर देशपांडे जी, सनोज ठाकरान जी, श्रीकांत वसंत बोजेवार जी, श्रीराम दांडेकर जी, अशोक तावड़े जी, संदीप वेलिंग जी, कुणाल अग्रवाल जी, शिवनाथ गंगाराम शिंदे जी, डॉक्टर मोनिका ठक्कर, डॉक्टर सुरेश हावरे। एक साथ प्रश्न किए हैं, जातिगत जागरूकता और मुखरता बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर SC/ST अधिनियम, UGC विनियमन। जातिगत राजनीति प्रायः सभी राजनीतिक दलों की कार्यपद्धति बन गई है। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा पुरस्कृत जाति अंत के सिद्धांत के विपरीत भी चल रहा है। जातिगत आरक्षण व उससे जुड़े आंदोलन भी कुछ समय के लिए तीव्र बनते हैं। इसके विकल्प पर मार्गदर्शन करें। क्या संघ ने इस पर ठोस भूमिका नहीं लेनी चाहिए? जातियों के बीच तनाव का वातावरण न बने, इसका क्या उपाय है?
भारत के तीव्र विकास के लिए क्या जातिवाद का अंत संभव है? तो संघ की भूमिका ठोस रही है पहले से। पूना में वसंत व्याख्यान माला में हमारे तीसरे सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरे जी का भाषण हुआ था, उसकी पुस्तिका है सामाजिक समरसता और हिंदू संगठन। तो फिर से स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा उसको मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए, वो संघ की ठोस भूमिका है। संविधान सम्मत जितने आरक्षण है उन सबको उनके जन्म से संघ का समर्थन रहा है। जब तक जातिगत भेदभाव की भावना जाती नहीं और जातिगत भेदभाव की घटनाएं थमती नहीं, तब तक वो आरक्षण लागू रहना चाहिए। और वो थम गई ऐसा जो उनके शिकार है उनको लगना चाहिए कि अब वो भेद नहीं रहा, अब इसकी जरूरत नहीं। और ये हो रहा है, लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब हमको मिल गया, अब हमको नहीं चाहिए, और जो जरूरतमंद है उनको दो, ये कहने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन जब तक वो कहते नहीं कि अब जरूरत नहीं, तब तक चालू रहना चाहिए, ऐसा पक्का हमने कहा है। जातिगत भेदभाव ये जो है बात, तो उस भेदभाव के लिए जो जो कारण है वो सब जाने चाहिए। इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये स्पष्ट वाक्य है उसमें। हमने इस पर बहुत ठोस भूमिका ली है और हमको ये भी पता है, और आप भी जानो, कि व्यवस्था नियम से ठीक होने वाली ये बात नहीं है। कानून से ये बात ठीक होने वाली नहीं है। ये बात ठीक होगी केवल सद्भावना और केवल सद्भावना से। अपने समाज में कुछ हुआ, चलो जो हुआ बीत गया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि एक वर्ग गड्ढे में है, एक वर्ग ऊपर। अभी भी बदला नहीं है ये सब होने के बाद भी, क्योंकि वो प्रामाणिकता नहीं है। तो जिनके लिए प्रावधान किए गए वो अभी भी गड्ढे में ही है, जो दबंग है वो सब ले गए, ऐसा हो गया। तो जब तक ये है तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एक समाज के हम अंग है, एक पैर और हाथ लूला है, तो शरीर स्वस्थ कहलाएगा क्या और आगे बढ़ेगा क्या? तो वो अगर होना है तो जो गड्ढे में गिरे हैं उनको अपने टखने पर खड़े होकर हाथ ऊंचा करना है बाहर निकलने के लिए, और जो ऊपर है उनको थोड़ा और झुकना है और उनको हाथ देना है, तभी तो सब आगे बराबरी में है। अब ये बात कानून से नहीं होती, ये बात संवेदना से, समझदारी से होती है। तो हम ऐसा विचार करें कि 2000 वर्ष विषमता का दंश जिन्होंने झेला, उनकी जो स्थिति है उनको उससे बाहर लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए, मान लीजिए 200 साल हमने कुछ सहन किया, तो सौदा सस्ता ही है ना, महंगा नहीं है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए वैसे तो आह्वान करेंगे देश के लिए प्राण त्याग दो, ये अपना देश ही है ना। प्राण नहीं त्यागने हैं भैया, बहुत बहुत थोड़ा छोड़ना है, छोड़ दीजिए। ये समझदारी है तो इसका हल है, नहीं तो दोनों तरफ तर्क है, उसमें दोनों में दम है। लेकिन इसका निर्णय हो सकता है क्या? वो विषमता का दंश झेल रहे हैं, उनको विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। अभी भी घटनाएं चलती है, उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इधर नई पीढ़ी कहती है कि जो हुआ वो हमने तो नहीं किया, हम क्यों भुगते? और फिर जो घटनाएं को लिए नियम आप बनाते हो उसका दुरुपयोग भी होता है, ये भी सत्य है। अब इसका हल क्या है? दोनों तरफ का व्यवहार बदल जाए। व्यवहार क्यों बदलेगा? क्योंकि हम एक दूसरे के हैं। हमको आपस में झगड़ा नहीं करना है, हमको सब बातों को ठीक करना है। उसके लिए कुछ लेना है, कुछ देना है, वो सब हम करेंगे, लेकिन पूरा समाज एक बनकर आगे बढ़ेगा। ये सद्भावना जब तक जागती नहीं तब तक इसका इलाज नहीं, वही हमको करना पड़ेगा। ये आएंगे, ऐसे तनाव के समय आएंगे, उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हो बात, समाज आपस में टूटकर एक दूसरे के सामने ना आ जाए, समाज में दो फाड़ न हो, समझदारी से चलो। ये बात सब लोगों में आए तो होगा। राजनीतिक लोग अपने हथकंडे इसलिए करते हैं कि समाज में चलते हैं। अमुक जाति के लिए अगर मैं आह्वान करता हूं मुझे वोट दो, तो जाति के लिए मुझे वोट मिलता है। मैं ब्राह्मण हूं, सब ब्राह्मणों ने मुझे वोट दो, ऐसा कहने से परिणाम तो होता है। तो परिणाम होता है तो मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे कल जात मिटानी है,
लेकिन मैं सत्ता में हूं तो मुझे सत्ता में आकर मिटानी है। सत्ता में आना पहला काम है। उसके लिए समाज के मन में जात पात है, जात पात को मैं आह्वान करता हूं। अगर समाज के मन में इस आह्वान को कोई प्रतिसाद नहीं है, ऐसा कह के भी वोट नहीं मिलते, ये जब ध्यान में आएगा तो राजनीतिक लोग अपने आप बदल जाएंगे। वो बड़े जातिवादी है, ये गलत है, वो बड़े समतावादी है, ये भी गलत है, वो वोटवादी है। तो हमारा मतदाता सुबुद्ध हो, वो ऐसे छोटी छोटी बातों पर भड़क कर एक तरफ न जाए, संयम का व्यवहार करे, अपना समाज मानकर व्यवहार करे, सद्भावना से चले। समाज में अगर इस एकता का दर्शन होता है तो कल सब लोग दूसरी बात करेंगे। और इसलिए सद्भावना ही उसका इलाज है। और ऐसे प्रसंगों में जहां तनाव एकदम बढ़ जाता है, हम जैसे लोगों ने दिमाग ठंडा रख के चलना। यहाँ जवान पीढ़ी भी बैठी है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग भी बैठे, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मामला किसी की गलती, किसी के इसका नहीं है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें कोई दोषी है या नहीं है, ये मामला नहीं। मामला है समाज के सद्भावना को बनाए रखने के लिए मन वचन कर्म कैसा होना चाहिए, वो प्रमोट करना, ये हम सबका काम है, उससे होगा। और ऐसे करेंगे तो जात नाम की व्यवस्था नहीं है, आज अव्यवस्था है। ये भी बड़ा साहब ने उस भाषण में कहा है। क्योंकि एक काम एक जाति ऐसा था, अब तो ऐसा है नहीं। तो जात पात है कहां? स्वार्थों के लिए और राजनीति के लिए है। इन्हें प्राण चले गए हैं, लाश हम ढो रहे हैं। तो जा रही उसको ठीक से उसको जाए करके पीटने की आवश्यकता नहीं, वो जाएगी, ठीक से जाए, जाते जाते नुकसान न करे, इतना हमको देखना है। जातिवाद का अंग संभव है, बस ये एक परिवर्तन आ जाए सद्भावना का, तो जाति भी चली जाएगी।